कंधे का बोझ, कमजोर दिल वाले से दूर रहें, बाय आरिफ शाह। एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। सुबह के 6:30 बजे थे। सूरज की पहली किरण खिड़की के पर्दे को चूम रही थी। चिड़ियों का चहकना सुनाई दे रहा था। ये एकदम सामान्य सुबह थी, लेकिन राहुल शर्मा के लिए ये सुबह कुछ अजीब थी। राहुल अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दायां कंधा बहुत भारी है। शायद बिस्तर गलत तरीके से सोया, उसने सोचा, और फिर से करवट बदली। उठो राहुल, आर्यन को स्कूल के लिए तैयार करना है, एक आवाज ने कहा। राहुल की आंखें खुल गईं। वो आवाज वो बहुत जानी पहचानी थी, प्रिया की आवाज। लेकिन प्रिया तो... राहुल ने जल्दी से आंखें मली। मैं सपना देख रहा हूं, उसने खुद से कहा। वो उठा और बाथरूम की ओर चला। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने चेहरे को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो पिछले 3 हफ्ते से ठीक से सो नहीं पाया था। तभी उसे फिर वही एहसास हुआ, कंधे पर एक दबाव, जैसे कोई हाथ रखे हुए हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कमरा। पापा, मैं भूखा हूं, आर्यन की आवाज ने उसकी सोच में खलल डाला। रसोई में राहुल ने आर्यन के लिए परांठे बनाए। उसने 2 प्लेटें निकाली, एक अपने लिए, एक आर्यन के लिए। पापा, माँ की प्लेट कहाँ है? आर्यन ने पूछा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हें याद नहीं, माँ तो अपने मायके गई हुई है। लेकिन माँ तो यहाँ है ना? आर्यन ने खाली कुर्सी की ओर देखते हुए कहा। राहुल ने गुस्से में आकर कहा, आर्यन बस बात करना बंद करो, माँ यहाँ नहीं है। आर्यन चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल को तुरंत पछतावा हुआ। वो आर्यन के पास गया और उसे गले लगा लिया। माफ करना बेटा, पापा को गुस्सा नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं पापा, माँ कह रही हैं कि आप थके हुए हैं, इसलिए गुस्सा आ रहा है। राहुल ने आर्यन को देखा। बच्चा बिल्कुल गंभीर था, वो मजाक नहीं कर रहा था। 3 हफ्ते पहले की रात बहुत डरावनी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। राहुल और प्रिया के बीच झगड़ा हो रहा था। वो पुराना झगड़ा था जो नए सिरे से शुरू हो गया था। तुम हमेशा देर से आते हो, प्रिया चिल्ला रही थी। मैं काम करता हूं, तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं? राहुल ने जवाब दिया। झगड़ा बढ़ता गया, शब्द कठिन होते गए, आवाजें ऊंची होती गईं। और फिर वो पल आया। राहुल ने अपना हाथ उठाया, एक तेज आवाज हुई, प्रिया चीखी, और फिर खामोशी। जब राहुल को होश आया तो प्रिया फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो देख नहीं रही थी। प्रिया, प्रिया उठो, राहुल ने हिलाया। लेकिन प्रिया नहीं उठी। वो कभी नहीं उठने वाली थी। राहुल डर गया, वो घबरा गया। उसने सोचा कि क्या करे, और फिर उसने एक गलत फैसला लिया। आधी रात को बारिश के बीच में उसने प्रिया के शव को पीछे के बगीचे में ले गया। अमरूद के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और प्रिया को वहां दफना दिया। उसने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में सब कुछ अभी शुरू ही हुआ था। फ्लैशबैक खत्म। पहला संकेत अगले दिन आया। राहुल ने आर्यन को समझाया कि माँ अचानक अपने मायके चली गई है क्योंकि नानी बीमार है। आर्यन ने सवाल नहीं पूछा, बस सर हिला दिया। लेकिन दोपहर में राहुल ने आर्यन को अपने कमरे में बातें करते सुना। हाँ माँ। ठीक है माँ। राहुल ने दरवाजा खोला। आर्यन अकेला था, खिलौनों से बातें कर रहा था। किससे बात कर रहे हो बेटा? माँ से। वो कह रही हैं कि आज रात को दाल बनाना है, आपको दाल बहुत पसंद है ना? राहुल ने सोचा कि बच्चा कल्पना कर रहा है, प्रिया के जाने से दुखी है, उसे समय चाहिए। शाम को राहुल ने खाना बनाया, 2 प्लेटों में परोसा। जब वो आर्यन को बुलाने गया तो वापस आकर देखा कि 3 प्लेटें मेज पर थीं। तीसरी प्लेट में खाना परोसा हुआ था, वैसे ही जैसे प्रिया परोसती थी। थोड़ा दाल, थोड़ा चावल, एक छोटा पराठा। पापा, ये तीसरी प्लेट किसकी है? आर्यन ने पूछा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हें याद नहीं, माँ तो अपने मायके गई हुई है। लेकिन माँ तो यहाँ है ना? आर्यन ने खाली कुर्सी की ओर देखते हुए कहा। राहुल ने गुस्से में आकर कहा, आर्यन बस बात करना बंद करो, माँ यहाँ नहीं है। आर्यन चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल को तुरंत पछतावा हुआ। वो आर्यन के पास गया और उसे गले लगा लिया। माफ करना बेटा, पापा को गुस्सा नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं पापा, माँ कह रही हैं कि आप थके हुए हैं, इसलिए गुस्सा आ रहा है। राहुल ने आर्यन को देखा। बच्चा बिल्कुल गंभीर था, वो मजाक नहीं कर रहा था। 1 हफ्ते बाद राहुल को लगा कि उसका दायां कंधा हमेशा दर्द करता है। डॉक्टर के पास गया, एक्सरे कराया, सब कुछ ठीक था। तनाव की वजह से हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन राहुल जानता था कि ये तनाव नहीं है,
ये कुछ और है। एक रात बाथरूम के शीशे में उसने अपने पीछे एक धुंधली सी छवि देखी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कमरा। फिर से शीशे में देखा, इस बार छवि और साफ थी। प्रिया की आंखें वो उसके कंधे के पीछे से देख रही थी। राहुल चीखा और शीशे पर मुक्का मारा। शीशा टूट गया, उसके हाथ से खून बहने लगा। पापा, क्या हुआ? आर्यन दौड़ता हुआ आया। कुछ नहीं बेटा, बस शीशा टूट गया। माँ कह रही हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए था, आर्यन ने कहा। प्रिया की एक डायरी थी, राहुल ने उसे तिजोरी में रख दिया था, किसी को नहीं दिखाना चाहता था। एक दिन डायरी मेज पर पड़ी मिली, खुली हुई, उस पन्ने पर जहां प्रिया ने लिखा था, आज राहुल फिर देर से आया, मुझे डर लग रहा है, कहीं उसे कोई और तो नहीं। उस लाइन के आगे लाल स्याही से लिखा था, हाँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, मैं तुमसे नफरत करता हूं। राहुल की सांसें रुक गईं। ये लिखावट उसकी अपनी लिखावट थी, लेकिन उसने ये नहीं लिखा था, कम से कम उसे याद नहीं था। उसने पन्ना फाड़कर फेंक दिया, लेकिन अगले दिन डायरी फिर मेज पर थी, वही पन्ना, वही लिखावट। आर्यन के स्कूल से फोन आया। उसकी टीचर ने कहा कि आर्यन क्लास में अजीब व्यवहार कर रहा है। वो अक्सर खाली जगह में बातें करता है, कहता है कि उसकी माँ उसके साथ है। राहुल ने बहाना बनाया, वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। लेकिन टीचर ने कहा, एक बार तो उसने कहा कि उसकी माँ ने उसे बताया कि गणित का सवाल गलत है, और हैरानी की बात यह है कि सवाल वास्तव में गलत था। राहुल चुप रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिसेस खन्ना, पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला, एक दिन राहुल से मिली। राहुल बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है। हाँ आंटी, बस थोड़ा काम ज्यादा है। और भैया कब आ रही है? मुझे उसकी याद आ रही है। जल्द ही आंटी, राहुल ने झूठ बोला। मिसेस खन्ना ने उसे अजीब नजरों से देखा। तुम्हारे पीछे कौन है? राहुल का खून सूख गया। क्या? कोई नहीं तो? एक औरत तुम्हारे कंधे के पीछे। उसकी आंखें, मिसेस खन्ना ने कहा, और जल्दी से चली गई। उस दिन के बाद मिसेस खन्ना ने राहुल से बात करना बंद कर दिया। राहुल ने फैसला किया कि उसे पक्का करना होगा, उसे देखना होगा कि प्रिया की लाश अभी भी वहीं है या नहीं। आधी रात को वो एक फावड़ा लेकर बगीचे में गया, अमरूद के पेड़ के नीचे, जहां उसने प्रिया को दफनाया था। उसने खुदाई शुरू की, मिट्टी उछल रही थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पसीने से उसका शरीर भीग गया था। गड्ढा गहरा होता गया, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, और फिर भावड़े को कुछ लगा, कपड़ा। राहुल ने जल्दी से हाथों से खोदना शुरू किया। ये प्रिया की साड़ी का कपड़ा था। उसने और खोदा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा। कोई शव नहीं, कोई हड्डियां नहीं, कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? राहुल ने खुद से पूछा। मैंने खुद उसे यहां दफनाया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई, हंसने की आवाज, प्रिया की हंसी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अगले दिन आर्यन ने वो सवाल पूछा जिससे राहुल डर रहा था। वे रात का खाना खा रहे थे। आर्यन ने अचानक राहुल की ओर देखा, एक अजीब सी नजर से, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। पापा, आर्यन ने धीरे से कहा। हाँ बेटा, तुम इतने दिनों से माँ को अपने कंधे पर लाद कर क्यों घूम रहे हैं? समय जैसे रुक गया। राहुल के कानों में सन्नाटा छा गया। उसकी सांसें रुक गईं, दिल की धड़कनें बंद हो गईं। क्या कहा तुमने? राहुल ने कांपते हुए पूछा। माँ, वो आपके कंधे पर बैठी हैं, हमेशा से। कभी कभी वो रोती हैं, कभी कभी चिल्लाती हैं, कभी कभी बस देखती रहती हैं। राहुल ने धीरे धीरे अपने दाएं कंधे की ओर देखा। खाली जगह में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, पहले से ज्यादा साफ। प्रिया की आंखें, उनमें गुस्सा था, दुख था, नफरत थी। और फिर उसने महसूस किया वो भारीपन जो उसे हफ्तों से महसूस हो रहा था, वो ठंडापन, वो दबाव। प्रिया उसके साथ थी, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद राहुल के लिए सब कुछ बदल गया। वो जहां भी जाता, प्रिया उसके साथ होती, उसके कंधे पर बैठी, उसे देखती, उस पर चिल्लाती, रोती। राहुल ने डॉक्टरों से मिलना शुरू किया, साइकाइट्रिस्ट से, लेकिन किसी का इलाज काम नहीं आया। आर्यन अब ज्यादा बातें करने लगा। माँ कह रही हैं कि आपको दवाई लेनी चाहिए। माँ कह रही हैं कि आप ठीक से खाना नहीं खा रहे। माँ कह रही हैं। राहुल अब सो नहीं पाता था। जब भी वो सोने की कोशिश करता, प्रिया चिल्लाने लगती, उठो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे माफ करो। लेकिन राहुल क्या करता? वो तो खुद कैद था। 1 साल बीत गया। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, आंखें अंदर धंस गईं। लोग कहते प्रिया के जाने का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन
लेकिन सच्चाई कुछ और थी। प्रिया कभी गई नहीं थी, वो हमेशा राहुल के साथ थी। आर्यन अब बड़ा हो गया था, वो समझने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन उसने पूछा, पापा माँ कब वापस आएगी? राहुल ने जवाब नहीं दिया, वो बस आंसू बहाता रहा। रात को जब आर्यन सो गया, राहुल बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने कंधे की ओर देखा। प्रिया अब पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें, वो चेहरा, वो मुस्कान जो अब कभी नहीं दिखती थी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं जानता हूं कि माफी काफी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। लेकिन प्रिया ने जवाब नहीं दिया, वो बस देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे जिनके जवाब कभी नहीं मिलने वाले थे। 2 साल बीत गए। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। 2 पुलिस वाले खड़े थे। क्या बात है? राहुल ने पूछा। हमें प्रिया शर्मा के बारे में पूछना है। उनकी बहन ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2 साल से उनकी कोई खबर नहीं है। राहुल का दिल धड़कने लगा। वो अपने मायके गई हुई है। हमने चेक किया, वो वहां नहीं है। क्या आप हमें अंदर आने देंगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। पुलिस वाले अंदर आए। उन्होंने पूरे घर को देखा। ये कौन है? एक पुलिस वाले ने आर्यन की तस्वीर पूछी। मेरा बेटा है। और ये औरत? राहुल ने तस्वीर देखी। प्रिया की तस्वीर थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी थी। मेरी पत्नी। पुलिस वाले ने राहुल को अजीब नजरों से देखा। आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा बहुत पीला लग रहा है। हाँ, बस थोड़ा बुखार है। पुलिस ने जांच शुरू की। राहुल से कई सवाल पूछे। आर्यन से भी पूछा। तुम्हारी माँ कहाँ है? पुलिस वाले ने आर्यन से पूछा। आर्यन ने राहुल की ओर देखा। फिर उसने कहा, वो यही है, पापा के कंधे पर बैठी है। पुलिस वाले ने आर्यन को दया भरी नजरों से देखा। बेचारा बच्चा सदमे में है। लेकिन एक पुलिस वाला, इंस्पेक्टर सिंह, कुछ और सोच रहा था। उसे राहुल के व्यवहार में कुछ अजीब पाया गया था। इंस्पेक्टर सिंह को शक था कि राहुल ने प्रिया को मार डाला है। उसने वारंट लिया और बगीचे में खुदाई शुरू की। राहुल डर गया। वो जानता था कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या होगा अगर पुलिस ने पूरे बगीचे की खुदाई की, अमरूद के पेड़ के नीचे भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई शव नहीं, कोई हड्डियां नहीं, कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? राहुल ने खुद से पूछा। मैंने खुद उसे यहां दफनाया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हंसने की आवाज, प्रिया की हंसी। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। राहुल को मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे शिज़ोफ्रेनिया है। उसे ऐसा भ्रम है कि उसकी मृत पत्नी उसके साथ है। आर्यन को उसकी मौसी के पास भेज दिया गया। अस्पताल में राहुल एक कमरे में अकेला था, लेकिन वो अकेला नहीं था। प्रिया अभी भी उसके साथ थी। देखो, तुमने क्या किया? तुमने मुझे मार डाला। तुमने अपने बेटे को मुझसे दूर कर दिया। तुम पागल हो गए। चुप करो, चुप करो, राहुल चिल्लाया। नर्सें दौड़ी आई। शांत हो जाइए राहुल जी। उसे देखो, मेरे कंधे पर बैठी है। राहुल ने इशारा किया। नर्सों ने खाली जगह देखी। कोई नहीं है, आप सपना देख रहे हैं। लेकिन राहुल जानता था कि ये सपना नहीं है, ये सच था, बहुत ही डरावना सच। 10 साल बीत गए। राहुल अभी भी मानसिक अस्पताल में है। वो अब चुप रहता है, बस अपने कंधे की ओर देखता रहता है। आर्यन अब बड़ा हो गया है। वो कॉलेज जाता है। वो अपने पिता से मिलने आता है। पापा, मैं आ गया, आर्यन ने कहा। राहुल ने उसे देखा। उसकी आंखों में प्यार था। तुम बड़े हो गए। हाँ पापा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तुम्हारी माँ, वो तुमसे प्यार करती है। आर्यन ने अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, माँ कहाँ है? सच बताइए। राहुल ने अपने कंधे की ओर देखा। फिर उसने आर्यन की आंखों में देखा। यही है बेटा, हमेशा मेरे साथ, क्योंकि मैं उसे छोड़ नहीं सकता और वो मुझे छोड़ नहीं सकती। एक रात राहुल ने प्रिया से बात की, पहली बार इतने सालों में। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं जानता हूँ कि माफी काफी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। खाली कमरे में एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तो फिर जाओ, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे हमेशा के लिए अपने साथ बांध लिया है और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ बांधूंगी। राहुल रोने लगा। क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा? कभी नहीं। जब तक तुम जीवित हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और जब तुम मरोगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। राहुल को पता चला कि उसे कैंसर है। बस कुछ ही महीने बचे हैं। आर्यन रोज आता है। वो अपने पिता के साथ समय बिताता है। एक दिन आर्यन ने पूछा, पापा सच बताइए, आपने माँ को मारा था? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। और फिर? मैंने उसे दफना दिया, लेकिन वो वापस आ गई। वो हमेशा मेरे साथ रही। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। आर्यन ने अपने पिता को गले लगा लिया। मैं आपको माफ करता हूँ बाबा, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा,
और न ही तुम्हारी माँ मुझे माफ करेगी। राहुल का आखिरी दिन आ गया। वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, सांसें तेज चल रही थी। आर्यन उसके पास बैठा था, हाथ पकड़े हुए। पापा, मैं यही हूं। राहुल ने आंखें खोली। उसने अपने कंधे की ओर देखा। प्रिया वहां थी, पहली बार इतनी साफ। प्रिया, तुम यहां हो? हाँ राहुल, मैं हमेशा से यही थी। क्या मैं अब जा सकता हूं? हाँ, लेकिन तुम अकेले नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, हमेशा के लिए। राहुल ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गई। आर्यन रोने लगा। नर्सें उसे समझाने लगी, लेकिन आर्यन ने देखा कि उसके पिता के शव के ऊपर एक धुंधली सी आकृति थी। 2 आकृतियां हाथों में हाथ डाले हुए, और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। आर्यन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। वो अब अकेला था, लेकिन उसे अजीब लगता था। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे है, कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। एक रात उसने सपना देखा, उसके माता पिता एक साथ मुस्कुराते हुए। हम ठीक है बेटा, पिया ने कहा। तुम अकेले नहीं हो, राहुल ने कहा। आर्यन की आंखें खुल गई। उसने अपने कमरे में देखा, खाली था। लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे कोई है जो उसे देख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। शायद कुछ रिश्ते मौत से भी मजबूत होते हैं, शायद कुछ बंधन कभी नहीं टूटते।